नमस्कार, पार समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। 75 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे राजनाथ सिंह। सुबह करीब 9:45 पर उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। देश को समर्पित करेंगे विकास की परियोजनाएं। सिमली ग्वालदम रोड पर बीआरओ नरबत्ती पुल भी शामिल है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में 34 सड़कें और पुल परियोजनाएं भी शामिल है। रक्षा मंत्री सिमली ग्वालदम राजमार्ग पर कुलसारी के नजदीक बने 50 मीटर स्पान पुल, थराली ग्वालदम सड़क तुराई के आसपास बने 40 मीटर बुसेरी पुल और लोल्टी में बने 35 मीटर स्पान पुल का वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ करते हुए नजर आए। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की आज अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी मंत्रियों के लिए जिला प्रवास को लेकर यह बैठक होगी। बीजेपी की मजबूती को लेकर यह बैठक की जाएगी। बैठक में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी मिलेगी। विधानसभा की हारी हुई 23 सीटों के लिए रणनीति बनेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां बीजेपी की आज बेहद अहम बैठक है। 23 सीटों के लिए ये रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा की हारी हुई 23 सीटों के लिए रणनीति बनेगी। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, कब ये बैठक होगी और कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही साथ क्या रणनीति रहने वाली है इस बैठक में? देखिए शुभम, आज ये बैठक प्रस्तावित है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे और तमाम जो मंत्री हैं वो जिला प्रवास कैसे करेंगे, मंडलों में कहाँ कहाँ प्रवास होगा और जनता दरबार भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो रखता था उसके लिए क्या रूटीन होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री क्योंकि दिल्ली में मौजूद हैं, दोपहर बाद तक उनका लौटने का कार्यक्रम है। हो सकता है उसके बाद ही इस बैठक को शाम के वक्त में आयोजित किया जाए। लेकिन ये तय है कि इस बैठक से कहीं ना कहीं मंत्रियों के जो जिलों के प्रवास है उनको आज अंतिम रूप मिल जाएगा और इसके साथ ही जो जनता दरबार के कार्यक्रम है उनकी भी रूपरेखा तय हो जाएगी। ये बैठक 24 के लिहाज से कितनी अहम? देखिए महत्वपूर्ण है, संगठन की बैठक है। संगठन के नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं जनता तक पहुंचने के लिए। केंद्र की योजनाओं को पहुंचाना हो, राज्य की योजनाओं को पहुंचाना हो, तो संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके बाद ये रूपरेखा तय हो जाएगी कि आखिरकार किस मंत्री को किस जिले में किस मंडल में प्रवेश करना है। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ता आगे, कुमाऊं के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फ की चादर से चोटियां थकी हुई नजर आई। बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटक। स्नोफॉल से नजारा और भी खूबसूरत हुआ है। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, जहां पर बड़ी संख्या में बर्फबारी देखने के लिए नैनीताल पर्यटक पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढके हुए नजर आ रहे हैं। जमकर बर्फबारी पहाड़ पर देखने को मिल रही है। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। पहली बार नहीं आया, मैं इससे पहले 10 साल से आ रहा हूँ और वैसे भी मैं पहाड़ का शौकीन हूँ, तो मुझे हिमालय बहुत ही अच्छा लगता है। आज का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया है, जिसके कारण हिमालय एकदम क्लीन दिख रहा है। मैं इच्छा व्यक्त करूंगा कि सभी टूरिस्टों जो भी है यहाँ पर, वो एटलीस्ट यहाँ पर आए और हिमालय दर्शन करें और सब इंजॉय करें। और सूरजकुंड में चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर है। 2024 तक हर राज्यों में एनआईए की शाखा होगी। अमित शाह का बयान। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल। पीएम मोदी भी इस शिविर को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लिया और ये शिविर 2 दिनों तक चलेगा। आज आखिरी दिन है। चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 की कार्य योजना बनाना है। चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्री, संघ शासित राज्यों के उपराज्यपाल और प्रशासकों को आमंत्रित किया गया है। चिंतन शिविर में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य कठिन और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ा राज्य है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में तिब्बत, चीन और पूर्व में नेपाल के साथ जुड़ी हैं, जिसकी वजह से
राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य की सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में लोगों का पलायन बड़ी चुनौती है, जिसे पलायन को रोकने के लिए सरकार चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं देने पर जोर दे रही है। और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार स्मार्ट पुलिसिंग का इस्तेमाल कर रही है। EFIR की व्यवस्था प्रारंभ की जा चुकी है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और वहीं चिंतन शिविर के बाद सभी मुख्यमंत्रियों ने डिनर किया और इस दौरान सीएम योगी और सीएम धामी भी डिनर करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें सूरजकुंड के चिंतन शिविर की हैं, जहां पर सभी मुख्यमंत्रियों ने एक साथ डिनर किया है। सीएम धामी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी। दो तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें अमित शाह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तस्वीर सीएम धामी भी डिनर करते हुए नजर आए। और चारधाम यात्रा ने आमदनी बढ़ाई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को भारी मुनाफा हुआ है। स्थानीय व्यापारियों की भी जबरदस्त कमाई देखने को मिली है। इस साल चारधाम आए करीब 40 लाख श्रद्धालु। 3 धामों के कपाट अब तक बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से इस बार अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक इसमें आए। इससे पूरे प्रदेश को भारी मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है। स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी बम्पर कमाई हुई है। प्रदेश में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और अब तक प्रदेश में चारधाम यात्रा में 40 लाख से ज्यादा लोग भाग ले चुके हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस भी इस बार ज्यादा प्रॉफिट में है। केदारधाम में यात्रा से रुद्रप्रयाग जिला पंचायत को 2 करोड़ से ज्यादा की आमदनी सिर्फ पार्किंग से ही जिला पंचायत को हुई है। घोड़ा संचालन करने वालों की भी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए 75 करोड़ से ज्यादा की आय यानी प्रॉफिट। 2 करोड़ की आमदनी हमारी हुई है रुद्रप्रयाग में और इतनी ही पार्किंग यमुनोत्री में भी हुई है। और जो हमारे खच्चर लगे हैं जो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पंचायतों में, यमुनोत्री में लगभग 22 करोड़ की आमदनी हुई है। और जैसा कि आपने खबरों में भी देखा, केदारनाथ में लगभग 100 करोड़ की हुई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करें तो अगस्त तक हमको 40 करोड़ की आमदनी हुई थी, जो नवंबर तक आते आते 50 करोड़ होने की उम्मीद है। तो निश्चित रूप से कई मामलों में ये बेहतर रहा प्रदेश के लिए। निश्चित रूप से अगली बार रुझान इसका और ज्यादा रहेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया था कि जो भी यात्री आए वो 5% अपना स्थानीय उत्पादों के लिए खर्च करें, तो उससे भी एक प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। और रोपवे निश्चित रूप से, चूंकि देखिए हेली कंपनियों का भी लगातार दबाव बना रहता है और पैदल और खच्चर से भी लोग जाते हैं। रोपवे क्या है कि लगातार चलती रहेगी और मौसम का उसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बर्फ हो या बादल हो, तब भी वो चलती रहेगी। तो निश्चित रूप से जो संख्या है यात्रियों की वो बढ़ेगी। और केदारनाथ धाम की यात्रा में इस बार कई नए रिकॉर्ड बने हैं। पूरी यात्रा में जहां 15,61,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए, वहीं घोड़े खच्चर से कुल 1 अरब 9 करोड़ का कारोबार हुआ। इस कारोबार में करीब 1 अरब 1 करोड़ 34 लाख सीधे घोड़ा खच्चर स्वामियों को मिला है, जबकि सरकार को 8 करोड़ 1,80,250 250 का राजस्व मिला है। डंडी कंडी की व्यवस्था जिला पंचायत की तरफ से संचालित की गई। पूरे यात्रा काल में 39,664 तीर्थयात्री कंडी से केदारनाथ यात्रा पर गए और वापस आए। इससे जिला पंचायत को कुल 86,76,300 रुपए व्यवस्था शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ। केदारनाथ धाम के लिए इस बार 9 हेलीकॉप्टर कंपनियों ने सेवाएं दी और इससे करीब 75 करोड़ 40 लाख का कारोबार हुआ, जबकि पूरे सीजन भर हेलीकॉप्टर के लिए भी मारामारी रही। इस साल केदारनाथ यात्रा स्थानीय व्यवसायों के लिहाज से भी काफी बेहतर है। सिर्फ यात्रा के टिकट, घोड़ा खच्चरों और हेली और डंडी गंडी के यात्रा भाड़े की बात करें तो लगभग 190 करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ है। केदारनाथ धाम की 2022 की यात्रा में हमने देखा कि रिकॉर्ड नंबर में श्रद्धालुओं ने केदार बाबा के दर्शन किए हैं और इन 175 दिन की जो यात्रा है, जो 6 मई 2022 से शुरू हुई थी,
जो 27 अक्टूबर को आज कपाट बंद हुए हैं, तो इसमें करीबन 15,60,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और इस बीच हमने मानसून के जो पीरियड था उसमें भी जो यात्रा में धीमी गति आती थी, इस बार हमने देखा कि मानसून के टाइम पे भी और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी काफी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा केदार बाबा के दर्शन किए गए। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए और बाबा की डोली उनके शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गए। अब पूरे शीतकाल बाबा यहीं विराजमान रहेंगे। विश्वविख्यात धाम केदारनाथ के कपाट 27 अक्टूबर गुरुवार सुबह 8:30 बजे बंद हो गए। कपाट बंद होने से पहले बुधवार सुबह 11 बजे से केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। जले मस्तके मांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितम श्री केदारनाथ प्रभो केदारालय संस्थितो हि सतत कुर्यात् सदा मंगला। बाबा केदार जो है सभी भक्तजनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाबा के कपाट बंद होने से पहले बाबा के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। केदार धाम में बाबा की भक्ति की अनोखी छटा देखने को मिली। इस साल बाबा के दर पर भक्तों के आने के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। 6 मई को बाबा के कपाट खुलने से लेकर 27 अक्टूबर को उनके कपाट बंद होने तक 15,61,882 भक्तों ने इस साल बाबा के दिव्य और भव्य दर्शन किए। अद्भुत और ऐतिहासिक हो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है यहाँ पर आपके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का। ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका कार्यक्रम। कपाट बंद होने के बाद सुबह 8:39 पर बाबा की डोली उनके शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना हुई। बाबा की डोली की आगवानी आर्मी के बैंड कर रहे। बाबा की डोली गुरुवार की रात रामपुर में और शुक्रवार की रात गुप्त काशी में रात्रि विश्राम करेगी। उसके बाद शनिवार 29 अक्टूबर को ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचेगी और शीतकाल में बाबा यहीं विराजमान रहेंगे। रुद्रप्रयाग से रोहित टिबरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। 29 अक्टूबर को बाबा केदार अपनी शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे और इसके बाद अगले महीने से भक्तों को उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार के दर्शन होंगे। तो केदारनाथ धाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होंगे बाबा। 2 जगहों पर रात्रि विश्राम करेगी डोली और उसके बाद 29 अक्टूबर को उखीमठ पहुंचेगी डोली। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बाबा केदार के धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। शीतकालीन समय के लिए अब भक्त ओमकारेश्वर उखी मठ में बाबा के दर्शन कर सकते हैं। गुरुवार को तय विधि विधान के तहत सुबह 8:30 बजे बाबा केदार के कपाट बंद हुए और हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा की पंचमुखी चल विग्रह डोली को कंधा भी दिया और बाबा के जयकारे पूरे धाम में गूंजते रहे। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री के साथ बाबा केदार के कपाट बंद हो चुके हैं। इस बार 40 लाख से ज्यादा यात्री अब तक 4 धाम क्षेत्रों में पहुंचे हैं और लगातार इनका आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगली बार जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे तो हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ फिर से देखने को मिलेगी। यानी अगले 6 महीने बाबा केदार की नगरी में सुनसानी नजर आएगी, तो वहीं ओमकारेश्वर उखी मठ मंदिर में लोगों की भीड़ जमा होती हुई दिखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।
केदारनाथ धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड स्थित गौरीमाई के कपाट भैया दूज को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब 6 महीने मां गौरीमाई की पूजा अर्चना गौरीगांव स्थित मां चंडिका मंदिर में होगी। गौरीमाई मंदिर गौरीकुंड में विधि विधान के साथ पुजारी और आचार्य गणों की उपस्थिति में विशेष पूजा अर्चना कर सुबह 8:30 बजे माता की मूर्ति को थालकंडी में रखकर बाहर ला गया, जिससे ग्रामवासी गौरीगांव स्थित मां चंडिका मंदिर ले गए। माता की मूर्ति बाहर आते मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। 6 महीने यात्रा कपाट खुलने पर मां गौरी भगवान शंकर का मिलन होता है। अब अगले वर्ष पंचमुखी उत्सव डोली यात्रा के हिमालय गमन पर मां गौरी भगवान शंकर का अद्भुत मिलन होगा। और मैं गौरीशंकर गोस्वामी पुजारी गौरीमाई मंदिर। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। कपाट बंद होने से पहले यमुनोत्री धाम में विशेष पूजा अर्चना की गई। मां यमुना के बड़े भाई शनि महाराज की अगुवाई में यमुनोत्री धाम के खरसाली के लिए मां यमुना की डोली रवाना हुई। हर साल अपने बड़े भाई शनि महाराज की अगुवाई में यमुनोत्री धाम से खरसाली के लिए मां यमुना की डोली विदा होती है। शीतकाल में 6 महीने खरसाली खुशी मठ में मां यमुना के दर्शन होंगे। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को मिली है। 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को मिली है। रानीबाग और हल्द्वानी स्थित जमीन उत्तराखंड सरकार को मिली है। 72 करोड़ 2 लाख रुपए की रिजर्व प्राइस पर यह जमीन मिली है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से आदेश जारी किया गया। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने महेंद्र नाथ पांडे का भी आभार व्यक्त किया है। 12 नवंबर को आयोजित पीसीएस की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक स्मृति सुमित हृदयेश भी परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। विधायक ने कहा है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ 20 दिन का समय दिया जा रहा है, जो अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त समय नहीं है। महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने और अध्यादेश लाने की बात कही है। 19 अक्टूबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण पर निर्णय देते हुए करीब 4000 से अधिक नए अभ्यर्थियों को पीसीएस की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया था। पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई। लगातार 5-6 सूचियां जारी होती है। अंतिम सूची 19 अक्टूबर को आती है और 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस एग्जाम निर्धारित हुआ है। और इतनी इसमें पढ़ाई है, पूरे आईएएस का सिलेबस है, उत्तराखंड का सिलेबस अलग है, तो सबसे होनहार बच्चों को ऐसा दंड क्यों दिया जा रहा है? ये साफ दर्शाता है कि ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार है और मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेते हुए इसको तुरंत पोस्टपोन करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इस एग्जाम को स्थगित करना चाहिए। बागेश्वर में भाई दूज की छटा देखने को मिली। परंपरा के मुताबिक बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। दूसरी तरफ महिलाओं ने नए धान की कटाई कर चूड़ा तैयार किया था। 2 से 4 दिन पहले से महिलाओं ने चूड़े को भिगो कर रखा था, जिसे भैया दूज के दिन घर में छींटकर देवी देवताओं को चढ़ाया और भाइयों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। नए धान से चूड़ा बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। पहाड़ों में यह परंपरा आज भी जीवित है। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी में सीएनजी गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से सिलेंडरों में भीषण आग लग गई। ट्रक की चपेट में आने से पास में लगे ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी देर तक मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। कल रात को 1:30-2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक सीएनजी गैस को लेकर, सीएनजी जो सिलेंडर भरे होते हैं उसको लेकर एक गाड़ी स्वयं ही उसका बैलेंस बिगड़ने से ट्रांसफार्मर पर टकरा गई थी। तो मौके पे पुलिस पहुंची, तो मौके पे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। उसके बाद हमने डीसी को बताया इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद में उस टेक्नीशियन, क्योंकि गैस भरी हुई थी, तो उसके टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को बहरहाल निकलवा दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिला में पंचायत उपचुनाव को लेकर अध्यक्ष प्रत्याशी ज्योति देवी ने सदन में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का साथ देने वाले सभी सदस्यों से अपने पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि जिन सदस्यों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाने की पैरवी की, वो आज इसी के विरोध में हैं और ऐसा हुआ तो वह उच्च न्यायालय में जाने को मजबूर होंगे। जो अपने ईमान को बेच रहे हैं, जो पूर्व में भी बिके हैं और आज भी बिक रहे हैं, अगर बिके नहीं तो ऐसी क्या वजह थी कि आप जो है जिसके खिलाफ आपने अविश्वास लिया, क्यों आप उसी के साथ आज जो है छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं? बताओ ना, कारण क्या है? अगर हिम्मत है तो आप भी जनता के बीच आके कहें कि हमारी वजह ये थी, इसलिए हम जो है आज जो है अविश्वास के साथ थे, लेकिन इन 3 महीने में ऐसा घटनाक्रम हुआ कि हमको जो है इनके साथ जाना पड़ा। निश्चित रूप से जो 28 तारीख को हमारे जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव एक स्वाभाविक चुनाव नहीं है। यह एक विशेष परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से ये 2 साल से गुजरते हुए अविश्वास के बाद ही ये उपचुनाव होने की तैयारी चल रही है। अविश्वास मत लाने में हमारे 14 सदस्य हमारे साथ खड़े थे और निश्चित रूप से हमने उस टाइम किसी पार्टी विशेष से किनारा करते हुए हमने जिला पंचायत की अस्तित्व की बात की थी, जिला पंचायत और क्षेत्र के विकास की बात की थी, इसलिए हमने अविश्वास लाए थे। लेकिन आज जो उपचुनाव है, आज कई लोग बोल रहे हैं कि हम पार्टी विशेष से उन लोगों का सपोर्ट करने चाह रहे हैं। हल्द्वानी के तराई या भाबर सहित कई मैदानी इलाकों में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जमरानी बांध परियोजना जल्द धरातल पर उतरेगी। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दावा किया है कि अब जमरानी बांध में अंतिम स्वीकृति एक कदम दूर है। जमरानी बांध जो लंबे समय से 4-5 दशकों से लंबित था, काम नहीं हो रहा था, मुझे सांसद बनते ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहला प्रश्न मैंने 0 आवर में यही उठाया था। तत्काल प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 से 15 दिनों के अंदर ही सारे यहाँ के लोगों को बुला के जितनी भी उसकी रुकावटें थी वो दूर कर दी। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत का उपचुनाव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और अब जनता की नजर भी इस चुनाव पर टिकी हुई है। कुछ महीने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला पंचायत सदस्यों को जनता सोशल मीडिया में ट्रोल कर रही है। लोगों का कहना है कि जिस अध्यक्ष पर 3 महीने पहले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, क्या वो आरोप 3 महीने में ही धुल गए? उस समय जो सदस्य अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे, आज वही उनके साथ खड़े हो गए और उनका समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कई लोग कई किस्म की बातें लिख रहे हैं, रुद्रप्रयाग की अस्तित्व की बात बचाने की बात कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जिसको आपने नकारा उसको क्यों स्वीकारा। लोग ये जवाब लोगों उनसे चाह रहे हैं, लेकिन इस जवाब को उनको देखने के बाद वो निश्चित रूप से अपना फैसला बदलेंगे। आज भी मुझे उम्मीद और विश्वास है कि जरूर वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। पौड़ी में बेंचवाड़ी सत्याखाल को जोड़ने वाली कभी भी सड़क बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यहाँ जगह जगह पुस्ते धराशायी हैं, जिसके मरम्मत की जहमत अब तक लोक निर्माण विभाग ने नहीं उठाई है, जबकि ये पुस्ते बीती बरसात से ही धराशायी हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है और यही मार्ग केंद्रीय विद्यालय को भी जाता है। रोजाना बड़ी संख्या में छात्र और ग्रामीणों की आवाजाही इसी रास्ते से होती है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने शासन से बजट की मांग की है। बजट मिलने के बाद ही सड़क को दुरुस्त किया जा सकेगा। जो पौड़ी सत्यकाल सड़क है, जो केंद्रीय विद्यालय को भी जोड़ती है, इस सड़क में कई जगह बारिश के कारण क्षतियां हुई हैं। इसका एस्टिमेट हमने SDRF मद में भेज दिया है और जल्द ही इसकी निविदाएं भी आमंत्रित कर रहे हैं और लगभग 7 नवंबर तक इसकी निविदाएं हो जाएंगी और जल्द कार्य प्रारंभ हो जाएगा। महत्वपूर्ण स्थानों पर हम 30 नवंबर तक या 15 दिसंबर तक दीवार लगा देंगे।